नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आज का एक नई वीडियो में। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का सेशन जो है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब भी हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स की मेनली बात करते हैं, मेनली बायोमैकेनिक्स, जब हम एक्टिविटीज़ या मूवमेंट को देखते हैं, उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मसल्स हैं वो कैसे एक्ट करती हैं, कैसे काम करती हैं। क्योंकि मसल्स बहुत सारी हैं हमारी बॉडी में। इवन 630 प्लस मसल ग्रुप की हम बात करते हैं, और अगर स्पेसिफिकली हम बात करें हमारे स्केलेटल मसल्स की, तो बहुत सारे काम करती हैं वो, है ना। जैसे अभी मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, शोल्डर फ्लेक्शन कर रहा हूँ, शोल्डर एक्सटेंशन कर रहा हूँ, एबडक्शन कर रहा हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी कोई भी तरह की मूवमेंट में सारी इन्वॉल्व होती है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि कोई एक सिंगल काम, जैसे मैं ये काम कर रहा हूं तो इसमें सिर्फ मेरा शोल्डर या डेल्टॉइड मसल ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बाकी बहुत सारी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं जो कि कलेक्टिवली इस काम को करवा रही हैं। यहाँ पे कुछ मेरे मेन मसल ग्रुप्स होंगे जो मेनली काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे मसल ग्रुप्स होंगे जो बहुत ज़्यादा मेन नहीं है बट उनका काम बड़ा ज़रूरी है, जिसकी वजह से काम हो रहा है। ठीक है ना। जैसे मान लो कि जो रोल्स है ना, हर किसी का कार्य अलग है, हर किसी का काम अलग है, और वो काम जो है वो अकॉर्डिंगली ही दिया जाता है। जैसे मान लो एक सीईओ है, ठीक है, और एक हेड है। मान लो उस हेड ने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कोई फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट है, कोई रिफ्रेशमेंट वाला डिपार्टमेंट है, कोई हो सकता है कि जो मेन एम्प्लॉयज़ हैं वो होंगे, कुछ आपके हेड होंगे, है ना, टीम होगी जो जिसमें आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे। तो अलग अलग पूरी टीम बनाई हुई है ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर तरीके से रन कर सके, है ना, चल सके अच्छे तरीके से। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, सबको अलग अलग रोल्स मिले हुए हैं, अलग अलग काम मिले हुए हैं। और अगर वो सारे अपना काम सही तरीके से करेंगे तो ही ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस है वो निर्धारित करता है उस चीज पर, है ना। तभी मतलब बेसिकली कह सकते हैं सक्सेस हमें मिलेगी। ऐसे ही हमारी मसल्स जो हैं वो कलेक्टिवली काम करती है। अभी जैसे मैंने बताया शोल्डर फ्लेक्शन किया तो सिर्फ डेल्टॉइड इन्वॉल्व नहीं है, डेल्टॉइड मेन मूवर है, बट इसके साथ बहुत सारे मसल्स हैं जो काम कर रहे हैं, बट उनका काम अलग है। हो सकता है किसी का काम सपोर्ट करना हो सकता है किसी का काम एंटागोनिस्ट हो सकता है किसी का काम स्टेबलाइज करना हो। तो बहुत सारे काम है जिसकी वजह से ही मूवमेंट सही तरीके से हो पा रही है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन तो आपको समझ आ ही गया होगा। सो रोल्स ऑफ मसल्स हमारा चैप्टर होने वाला है। बेसिक अभी जैसे मैंने बताया कि हमारी जो मसल्स हैं वो कलेक्टिवली काम करती है। एक काम कर लिया और जैसे ही दूसरी मूवमेंट होगी, जैसा भी आप कार्य करोगे, जैसा भी आप एक्टिविटी करोगे, जैसा भी काम करोगे, उसके हिसाब से जो रोल्स होंगे ना, जो कार्य होगा, तो वो वेरी कर सकता है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो सकता है। अभी इस काम में शायद मेरी जो डेल्टॉइड मसल है वो मेन मूवर है, शायद अगर मैं बाइसेप फ्लेक्स करूंगा, जब एल्बो फ्लेक्शन होगा तो उस कंडीशन में शायद शोल्डर का जो काम होगा वो अलग हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका काम स्टेबलाइजर का हो जाएगा। इस पोजीशन पे उसका मेन मूवर का काम है। इस पोजीशन पे शायद जब मैं ये मूवमेंट करूंगा, किसी वेट को लिफ्ट करूंगा, तो यहाँ पे स्टेबलाइजर की तरह एक्ट कर रही होंगी। तो इनका काम जो है वो वेरी करता है, टाइम के साथ साथ बदलते रहता है। जैसा काम होगा, जैसा एक्टिविटी होगा, जैसा लोड होगा, उसके अनुसार आपका जो बॉडी है वो अलग अलग जो रूल्स हैं मसल्स के वो अपनाएंगे और अपना काम को फिनिश करेंगे। अब इस काम में ऑब्वियसली हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन हेल्प करेगा। वो जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमारा जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे बाद में, पर पहले इनको समझ लेते हैं। बेसिक है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में हम समझेंगे कि कैसे एक्टिविटीज होती है, कैसे आपकी जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो एक्ट करता है, जिसकी मदद से आपकी मूवमेंट हो पाती है। वो बात की बात है, बट पहले इसको समझना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो रोल है मसल का वो होता है आपका एगोनिस्ट मूवर या एगोनिस्टिक रोल। एगोनिस्टिक रोल को आप मेन रोल कह सकते हो, मेन रोल। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर ये कह सकते हो। हालांकि इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, तभी तो अच्छा मूवमेंट हो पाएगा। अगर सारे इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, सारे अपना अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो काम सही तरीके से नहीं हो सकता ना। अगर मैं कह दूं कि मैं मैनेजर हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। मेरी टीम जो है वो मेरे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी डिपार्टमेंट में कोलैप्स होता है तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट हो सकता है, राइट। तो ये हम मान सकते हैं कि ये मेन मूवर तो है, मेन तो है इसका काम, बट इसके साथ में जो बाकी लोग हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है जी। चलिए एगोनिस्ट रोल को समझते हैं। मतलब मेन मूवर, जब भी हम मेन मूवर की बात करते हैं, इट मीन्स हम ये कह रहे हैं वहां पे जो भी एक्टिविटी वहां पे हो रही है उसमें सबसे
मेन काम या सबसे प्राइमरी काम या सबसे महत्वपूर्ण काम जिसका होगा वो मेन मूवर होगा। ठीक है जी, इसी काम को हम बोल देते हैं एगोनिस्टिक रोल या एगोनिस्ट रोल कह देते हैं। जैसे कि अगर मैं कॉमन एग्जांपल लेके चलूं, मान लो मैं एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा हूं, ये मूवमेंट क्या है, एल्बो का फ्लेक्शन। जब मैं ये एल्बो का फ्लेक्शन कर रहा हूं, फ्लेक्शन बेसिकली होता क्या है, फ्लेक्शन होता है डिक्रीज होना आपके एंगल का, डिक्रीज होना आपके एंगल का। ठीक है, एज का लिख दिया मैंने, पर डिक्रीज होना आपके एंगल का, जॉइंट एंगल का डिक्रीज होना ही फ्लेक्शन होता है, ये कह सकते हैं। आगे बॉडी मूवमेंट्स कभी करेंगे तो उस वहां पे समझाऊंगा। तो हमने एल्बो का फ्लेक्शन किया, तो एल्बो के फ्लेक्शन में जो मेरा मेन मूवर है वो कौन है, बाइसेप ब्रैकियाई मसल। ठीक है, बाइसेप ब्रैकियाई मसल यहां पे कैसे काम कर रहा है, ये मेन मूवर की तरह काम कर रहा है। अब हर काम में ये मेन मूवर नहीं होगा, इस काम में ये मेन मूवर है, बट ये हर काम में मेन मूवर नहीं होगा, कि कोई और एक्टिविटी होगी, कुछ और तरह का काम होगा तो वहां पे शायद ये एज अ सेकेंडरी मूवर काम कर रहा होगा, बट इस कार्य के लिए तो ये मेन मूवर है जो बाइसेप ब्रैकियाई है, ये यहाँ पे एगोनिस्ट रोल निभा रहा है। मैंने एल्बो फ्लेक्शन किया, ये एगोनिस्टिक रोल निभा रहा है। ठीक है जी, अब कुछ होते हैं आपके असिस्टेंट मूवर, आप नीचे देख सकते हैं असिस्टेंट मूवर कौन से हैं। ये तो प्राइम मूवर हो गया बाइसेप ब्रैकियाई, जिसका स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लो, अगर मैं इसको थोड़ा और रिलेट करूं मूवमेंट के साथ, तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एल्बो बना दूं, मान लो ये एल्बो हो गया, ये हाथ हो गया मान लो, और ये शोल्डर हो गया। ठीक है, अब आपका बाइसेप जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, उसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, आपका सुप्राग्लेनोइड है। ठीक है, यहां से शुरू होकर के आ रहा है सुप्राग्लेनोइड, और आपके कॉर्कोइड प्रोसेस से ओरिजिनेट हो गया आता, तो यहां से आपका पूरा बाइसेप आया और इंसर्ट हो गया आपके रेडियल ट्यूबर्सिटी भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, देखो। ठीक है, तो जब मैंने ये एल्बो का फ्लेक्शन किया, यानी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उसने अपने रेडियल ट्यूबर्सिटी यानी रेडियस बोन को अपनी तरफ को खींचा, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इतना तो लॉजिकली लग रहा है हमें कि ओरिजिन और इंसर्शन पार्ट जो होता है मसल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना। ठीक है, तो मेन मूवर कौन सा है, मेन मूवर है बाइसेप ब्रैकियाई। ठीक है जी, अब इसमें कुछ असिस्टेंट मूवर भी होंगे। असिस्टेंट मूवर मतलब जो इस काम के लिए मदद तो कर रहे हैं, बट उनका मेन काम नहीं है, वो असिस्ट कर रहे हैं मूवमेंट को। जैसे कि मान लो हम मैनेजर की बात करते हैं, फिर मैनेजर के बाद क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है ना, मैनेजर का काम को जो असिस्ट कर रहा है, हो सकता है कि मैनेजर ना आए तो सारा का सारा चार्ज जो होगा वो असिस्टेंट मैनेजर का होगा, है ना, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नो डाउट। ठीक है, तो असिस्टेंट मूवर कौन से हो जाएंगे, असिस्टेंट मसल यहां पे कौन से हो जाएंगे, जो इस काम के लिए मदद कर रहे हैं, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली ये मसल्स भी रखते हैं हमारे, क्योंकि एल्बो के फ्लेक्शन में आपका और मसल्स कौन से काम में आते हैं, आपका ब्रैकियालिस मसल भी एल्बो फ्लेक्शन में काम में आता है, आपका ब्रैकियोरेडियालिस मसल भी एल्बो फ्लेक्शन में काम में आता है। हालांकि उनका मेन काम कुछ और होता है, बट ये भी उनका एक चीफ एक्शन है। तो बाइसेप ब्रैकियाई तो जो है वो मेन मूवर हो गया, उसको प्राइम मान लेते हैं। उसके बाद जो मदद कर रहे हैं, जिसमें कि ब्रैकियालिस भी आ रहा है, जिसमें कि ब्रैकियोरेडियालिस भी आ रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके असिस्टेंट मूवर हो जाएंगे, जो कि उस काम में मदद कर रहे हैं। बट पहला काम तो जो प्राथमिक काम है, मेन काम है, वो तो बाइसेप ब्रैकियाई का है, बट ये असिस्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात भी क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे चलेंगे। इतना हमें क्लियर हो गया, एक काम समझ में आ गया हमें, जिसे बोलते हैं एगोनिस्टिक रोल। अब आता भैया इसका ही उल्टा रोल, जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक रोल। ठीक है, अब एंटागोनिस्टिक रोल भी इक्वली इंपॉर्टेंट। देखो, एगोनिस्ट हो गया मेन मूवर। अब जो इस मेन मूवर को करवाने के लिए भी तो कुछ मसल्स मदद कर रही होंगी, उसमें हमने पढ़ा कि हमें सेकेंडरी वाली भी है, असिस्टेंट मूवर भी है, समझ में आया। एक और इंपॉर्टेंट काम होता है जो इसका उल्टा काम कर रही है, यानी कि जो इसके पोस्टीरियर साइड है वो है ट्राइसेप मसल। ठीक है ना, ट्राइसेप्स का काम क्या होता है, एल्बो का एक्सटेंशन करवाना, यानी कि कुछ इस तरह का काम करना। ये एल्बो एक्सटेंशन है, ठीक है, और एल्बो का फ्लेक्शन है ये एल्बो एक्सटेंशन है। तो ये किसका काम है, ट्राइसेप्स का है। हालांकि ट्राइसेप्स में भी 3 हेड होते हैं, अलग अलग ओरिजिन पॉइंट है उसके भी, उस चीज को बाद में देखेंगे। मेनली आपका इंफ्राग्लेनोइड
पार्ट ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है ट्राइसेप का लॉन्ग हेड, तो उस चीज पे अभी नहीं जाएंगे, वो ओरिजिनेट सेशन में देखेंगे कभी। अभी के लिए मान लो कि जो हमने एल्बो फ्लेक्शन करी, यहाँ पे मेन मूवर तो बाइसेप ब्रैकिया ही हो गया, असिस्टेंट मूवर ब्रैकियालिस ब्रैकियोरेडियालिस हो गया, उसके बाद जो इसके पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो रिलैक्स होने का काम कर रही है भाई। अगर ये रिलैक्स ना हो ना तो एल्बो फ्लेक्स ही ना हो, है कि नहीं है। अब ट्राइसेप अड़ जाए, कहता भाई मैं नहीं करूंगा फ्लेक्स, ट्राइसेप अगर अड़ गया, वो कहता कि मैं करूंगा ही नहीं रिलैक्स, तो क्या होगा, आप एल्बो फ्लेक्स नहीं कर पाओगे। तो एंटागोनिस्टिक रोल भी बहुत जरूरी है। एंटागोनिस्टिक रोल होता है जो उसके पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उनका रिलैक्स हो जाना, ताकि वो मेन मूवर को काम करने दें। ये भी तो एक काम हुआ ना, ये भी तो एक एक्शन हुआ कि आपके एक चीज को बंद कर देना ताकि दूसरा काम अच्छे तरीके से हो जाए, राइट। अगर मान लो मेरी कार में या मेरी बाइक में, तो कार का एग्जांपल ज्यादा बेटर होगा, कार में मैं शिफ्ट करता हूं, मान लो पेट्रोल पे भी मेरी कार चलती है और मेरी कार किस पे भी चलती है, सीएनजी पे भी चलती है। तो पेट्रोल सही तरीके से काम कब करेगा, जब सीएनजी बंद होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर दोनों ही चल रहे हैं तो आपको क्लियरिटी ही नहीं होगी कि आपकी कार चल किसकी तरह से रही है। एक बहुत नैरो सा एग्जांपल है, बट आप रिलेट कर सकते हो। तो इसलिए एंटागोनिस्टिक काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एंटागोनिस्टिक काम क्या होता है, अपोजिंग मसल ग्रुप्स का होता है, और उसको होना होता है रिलैक्स, ताकि मेन मसल ग्रुप काम कर सके। तो इस पिक्चर से अब आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि देखो ये मूवमेंट था एल्बो फ्लेक्शन। एल्बो फ्लेक्शन में एगोनिस्ट मतलब मेन मूवर था बाइसेप, एंटागोनिस्ट एक्ट कर रहा था ट्राइसेप्स, ठीक है। एंटागोनिस्टिक रोल ट्राइसेप कर रहा था, एगोनिस्टिक रोल कौन कर रहा था, बाइसेप ब्रैकिया कर रहा था। और असिस्टेंट मूवर को अभी के लिए छोड़ देते हैं, आपको पता है। बट जब एल्बो एक्सटेंशन होना चालू हो गया तो मेरा मेन मूवर जो है, जो मेनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो हो जाएगा एगोनिस्ट, और जो हो रहा है रिलैक्स वो हो जाएगा एंटागोनिस्टिक। मतलब ये हमारा एल्बो एक्सटेंशन था ई, और इसमें क्या हो गया, हमारा ट्राइसेप्स हो गया एगोनिस्ट मसल और बाइसेप हो गया एंटागोनिस्टिक मसल। तो इतनी सी कहानी है, बहुत ज्यादा पंगा है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। चलिए ये वाले पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं हमारे इसी बात से। सेम एज इट इज और ग्रुप ऑफ मसल्स में भी आप लेके चल सकते हो, है ना। आप ऐसा ही अपने नी एक्सटेंशन में भी लेके चल सकते हो। जब आप नी एक्सटेंशन कर रहे हो तो क्वाड्रिसेप्स वहां पे एगोनिस्ट मसल है। जब आप नी फ्लेक्शन कर रहे हो यानी लेग कर्ल कर रहे हो तो वहां पे आपका मेन ग्रुप ऑफ मसल यानी एगोनिस्ट ग्रुप ऑफ मसल कौन हो जाएगा, हैमस्ट्रिंग हो जाएगा, और क्वाड्रिसेप वहां पे एंटागोनिस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके चल सकते हो, ठीक है। तो दो हमने काम समझ लिए हमारे मसल्स के। अब आता है हमारा स्टेबलाइजर मसल, जिसको हम फिक्सेटर रोल भी कह देते हैं। फिक्सेटर रोल, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, फिक्स करना, फिक्स रोक देना, है ना। तो ऐसा कुछ काम ही है इसका भी कि ये फिक्स कर देता है एक पार्ट को, स्टेबलाइज कर देता है, जिसकी वजह से दूसरा पार्ट जो है वह एक्शन कर सके, ठीक है ना। अब ये एक्शन करने के लिए ध्यान रखना, अभी मैं आपको बहुत पहले बहुत सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा, फिर थोड़ा एडवांस एग्जांपल पे चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है कि जब भी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, मान के चलते हैं अभी के लिए मैं बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूं, ठीक है, बाइसेप कर्ल्स। अब मैंने बाइसेप कर्ल्स शुरू किया, अब मैं या तो ऐसे भी कर सकता हूं, बहुत सारे लोग अपने ऐसे करते होंगे, देखे होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका शोल्डर का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, क्योंकि शोल्डर आपका एक्सटेंशन में था, यहां से शोल्डर आपका फ्लेक्शन में जा रहा है, एंड देन जाके एल्बो फ्लेक्स हो रही है। इट मीन्स कि शोल्डर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, शोल्डर जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है एल्बो को फ्लेक्स करने के लिए। इट मीन्स बाइसेप का इन्वॉल्वमेंट जो है वो वेरी करेगा, ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम क्या बोलते हैं जनरली कि यार ऐसा करो, आप शोल्डर को फिक्स कर लो एंड देन एल्बो को फ्लेक्स करो, ताकि जो आपकी मसल मेन मूवर की तरह काम करे, वो मेन मूवर आपकी बाइसेप हो ना कि शोल्डर हो। तो हम ये एग्जांपल देते हैं, वहां पे ध्यान रखना शोल्डर किस तरीके से काम कर रहा है। शोल्डर एज अ फिक्सेटर रोल काम कर रहा है, एज अ फिक्सेटर रोल काम कर रहा है, या फिर एज अ स्टेबलाइजर रोल भी कह सकते हो। ये तो बहुत लेमन, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे दिया। थोड़ा एडवांस समझते हैं। जब इस एडवांस को समझेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी कि हाँ ये बात बिल्कुल लॉजिकल है, और इससे आपको काफी हद तक चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। अब सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं, ये बताता हूं कि
जब हम हैंगिंग लेग रेजेस करते हैं, मैंने क्या किया, मैं लटक गया और मैं हैंगिंग लेग रेजेस कर रहा हूं, कुछ इस तरह की मूवमेंट करते हैं ना हम, ये देखो 2 पांव मेरे हवा में हो गए और ऐसे करके मैं लटका हुआ ऊपर, ठीक है, हैंगिंग लेग रेजेस। अब मैं जब ये क्वेश्चन काफी बार करता हूं लोगों से, तो उनको ये लगता है कि ये वाला जो एक्शन है, ये मेन एक्शन किसका है, ये मेन रूल किसका है। यहाँ पे अगर मैं एगोनिस्टिक फंक्शन पूछ लूं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि वो एब्डोमिनल्स का होगा, यानी रेक्टस एब्डोमिनल यानी एब्स हमारी मेन मूवर होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपने देखे होंगे वो एब्स के लिए ही ट्रेन करने के लिए वाली एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से लोगों को लगता है कि एब्डोमिनल मसल ही यहाँ पे मेन मूवर होंगे, यानी कि मेन मूवर अगर एब्डोमिनल हो गए तो इसका मतलब रेक्टस एब्डोमिनस हमारा एगोनिस्ट मसल हो गया, ऐसा लगेगा बहुत सारे लोगों को, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एब्डोमिनल इस वाले काम के अंदर भी कौन सा फंक्शन कर रहे होते हैं, वो स्टेबलाइजरी एक्शन ही कर रहे होते हैं इसमें भी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे हमारी मेन काम कौन कर रहा है, देखो हमारे मेन काम कर रहा है पैल्विक एरिया से मेन काम हो रहा है ना, हमारे पांव हवा में आ रहे हैं, हमारा स्पाइन थोड़ी मूव कर रहा है। जब स्पाइन मूव करता तो शायद वहां पर हमारा एब्डोमिनल इन्वॉल्व होता, क्योंकि एब्स को ट्रेन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पाइनल फ्लेक्शन, ठीक है ना। और दूसरा बात क्या है कि हम जब मैंने पकड़ा है ऊपर से और मैं अपने लोअर बॉडी को अपने पास ला रहा हूं, तो मेनली जो मूव कर रही है पार्ट, जो मेन मूवर है वो क्या है, मेन मूवर तो मेरा है लेग्स। लेग्स मूव कर रहे हैं बट उनको करवा कौन रहा है, हिप करवा रहा है। तो ये बेसिकली आपका हिप फ्लेक्शन मूवमेंट हुआ ना, और हिप फ्लेक्शन में आपके हिप फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व होते हैं। हिप फ्लेक्शन में क्या इन्वॉल्व होते हैं, हिप फ्लेक्सर। अब हिप फ्लेक्सर कौन से होते हैं वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे। बाकी अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो बॉडी मूवमेंट्स वाले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, उसको हम वहां पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। वैसे अगर जिसको पता होगा ये वाले बारे में, मसल्स के बारे में, तो वो इजीली इसको समझ चुका होगा अभी तक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन कौन से मसल काम में आते हैं। मेनली एक तो रेक्टस फेमोरिस हो गया, बहुत पावरफुल मसल है, क्वाड्रिसेप का ही, पैल्विक से ओरिजिनेट होता है, मेन काम होता है इसका हिप का फ्लेक्शन करवाना। सेकेंडली आपका सोज मसल हो जाता है, सोज मसल। थर्डली आपका क्या हो जाता है, सार्टोरियस, जिसे हम लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी कह देते हैं, सार्टोरियस। यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, ठीक है। इवन रेक्टस फेमोरिस आपका बाइपेनेट मसल होता है अगर शेप के हिसाब से देखें, तो साथ के साथ जो प्रिपरेशन हो रही है, तैयारी भी उससे हो जाएगी अगर कोई एग्जाम के लिए कर रहा है, क्योंकि मैं साथ में ही सारी चीजें बता रहा हूँ। कई बार सिंपल से ये क्वेश्चन आ जाते हैं कि बाइपेनेट मसल कौन सा है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे रेक्टस फेमोरिस, सोज मसल, तो आपको पता है कि बाइपेनेट मसल जो है रेक्टस फेमोरिस है। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपके शेप्स ऑफ मसल से आता है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कभी। सार्टोरियस मसल लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी हो गया। उसके बाद चौथा मसल अगर हम बात करें, इलियाकस मसल होता है, इलियाकस मसल, जिसका ओरिजिन पॉइंट इलियम से शुरू होकर के फीमर के बिल्कुल टॉप एंगल यानी सुपीरियर एंगल पे जुड़ता है, ठीक है। ये मसल आपके मेन मूवर्स होते हैं, ये मसल्स यहाँ पे मेन मूवर्स या फिर एगोनिस्टिक मसल होंगे, याद रखना। यहाँ पे एब्स जो है वो फिक्सेटर रोल निभा रही है, रेक्टस एब्डोमिनस, बट बहुत सारे लोग उसको एगोनिस्ट समझते हैं इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है कि नहीं। चलिए, ये वाला पार्ट भी कवर हो गया। तो आपको पता है फिक्सेटर रोल क्या है भैया, फिक्स करना या स्टेबलाइज करना। इवन जो प्लैंक एक्सरसाइज है वहां पर भी हमारा जो मेन, हम समझ रहे हैं कि रेक्टस एब्डोमिनस मेन मूवर है, बट वहां पर भी एज अ स्टेबलाइजर मसल काम कर रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां मूवमेंट तो हो नहीं रही। आइसोटोनिक मूवमेंट होती तो शायद हम ये समझ पाते कि हमारा मेन मूवर कौन सा है, बट आइसोटोनिक मूवमेंट नहीं है, वहां पे होल्ड है, स्टैटिक मूवमेंट है। और जब स्टैटिक मूवमेंट हो रही है तो मेन वहां पे जो है मसल जो स्टेबलाइज कर रहा है वो हमारा रेक्टस एब्डोमिनस ही है, जो पूरी बॉडी को स्टेबलाइज कर रहा है, राइट। चलिए, लास्ट काम समझ लेते हैं जो है न्यूट्रलाइजर रोल। भैया ये क्या है, न्यूट्रल करना। न्यूट्रल माने हम बोलते हैं ना बाइक में गियर लगाया गया, न्यूट्रल कर लो, न्यूट्रल कर लो, ना आगे जाए ना पीछे जाए, बराबर हो जाए, यानी कि वहां पे रुक जाए आपकी बाइक। कार में भी सेम चीज करते हैं कि गियर न्यूट्रल कर लो, तो वो ही सेम चीज यहाँ पे भी आता है। अब ये न्यूट्रलाइजर रोल जो होता है ये मूवमेंट के बाद भी बहुत काम में आता है, और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि इंजरी से भी हमें बचाता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर न्यूट्रलाइजर रोल नहीं होगा ना तो हमारे इंजरी कॉज होने के चांसेस 200% बढ़ जाएंगे।
है कि नहीं है? क्योंकि देखो हम जब भी मूवमेंट करते हैं, जब भी आउटडोर एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइक मैं भाग रहा हूँ एकदम से मैंने डायरेक्शन चेंज किया तो मेरा जो पाँव है वो जमीन पे पड़ा है ना। अब वो जो फोर्सेस वहां पे एक्ट करेंगी, जो रिएक्शनल फोर्सेस वहां पे एक्ट करेंगी, वो काफी डेंजरस हो सकती है मेरे मसल के लिए भी और जॉइंट के लिए भी, ठीक है ना। तो रिएक्शनल फोर्सेस काफी डेंजरस होंगी। अब ऐसा ही अब हम करते क्या, जो वहां पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उसको न्यूट्रल करने का काम कौन करता है? एंटेगोनिस्टिक मसल करता है, यानी उसके उल्टे वाला मसल करता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजर रोल। जैसे कि अगर मैं भाग रहा हूं, एकदम से मैंने पाँव रखा, ठीक है, राइट साइड को भाग रहा था, एकदम से मैंने स्टॉप कर दिया, मूवमेंट को स्टॉप कर दिया, तो वहां पे क्या होता है, मेरा पटेला जो है और मेरे एंटीरियर टिबियालिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि वो न्यूट्रल कर सके इस मूवमेंट को, ताकि हमारा जो पटेला वाला पार्ट है वो एक स्टेबल पोजीशन पे आ सके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये न्यूट्रलाइजर रोल। ये तो मैंने थोड़ा आपको एडवांस वे में बताया, थोड़ा सा इसको बेसिक वे में लेके चलते हैं, ठीक है। एडवांस वे में क्या समझा हमने कि न्यूट्रलाइजर रोल हमें इंजरी से भी बचाता है, और जिसका मेन काम होता है कि नलिफाई कर देना फोर्स को, न्यूट्रलाइज कर देना फोर्स को, ताकि रिएक्शनल फोर्सेस बहुत ज्यादा ना पड़े और हमारी मूवमेंट भी न्यूट्रलाइज हो जाए और इंजरी के चांसेस भी बच जाए, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मान लो मैं बेसबॉल पिचर हूं, या मान लो मैं जेवलिन थ्रोवर हूं, या बॉलर मान लो, कुछ भी मान लो। अब मैंने किया, अभी मैं अपर बॉडी का एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं कि फिजिकली आपके सामने मेरी अपर बॉडी दिख रही है, वरना लोअर बॉडी का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा हो सकता था। पर अगर मान लो मैंने यहां से थ्रो करना चालू किया, थ्रो करना, ठीक है, ये वाला हाथ मेरा क्या हुआ, ये ड्राइव फेज में आया न्यूट्रल करने के लिए, मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर मेरा एक हाथ नीचे होता थ्रो अच्छे से नहीं हो पाती। तो ये वाला हाथ जो है वो हमेशा बैलेंसिंग के लिए आता है। आपने देखा होगा कि जब हम जेवलिन थ्रो भी करते हैं तो हमारा ये विड्रॉल फेस हुआ और एक हाथ हमारा इस तरीके से होता है, इस डायरेक्शन में, तो ये इसीलिए होता है, ठीक है। इस स्टेज को भी छोड़ दो, मेन हमारा थ्रोइंग हैंड देखते हैं। जब हमारा थ्रोइंग हैंड मेनली पेक्टोरल्स, डेल्टॉइड, इनका इन्वॉल्वमेंट मैक्सिमम है थ्रोइंग के अंदर। जब मैं इसको विड्रॉल फेस में लेके जाऊंगा, यानी पीछे लेके जाऊंगा, उसके बाद जब मैं थ्रोइंग आर्म में आऊंगा, जब मैंने थ्रो किया तो यहां से पैल्विक का ड्राइव फेस लगा, पैल्विक भी ऐसे घूमा, और उसके बाद मैंने फोर्सफुली थ्रो कर दिया। अब यहां से जो मैं इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स जनरेट करके आ रहा हूं, अगर न्यूट्रलाइजर रूल नहीं होता तो क्या होता, मेरा जो मसल है उसमें इंजरी आने के चांसेस 200% हो जाते हैं, क्योंकि रिएक्शनल फोर्सेस इतनी ज्यादा पड़ती हैं, ठीक है ना। पर हमारी बॉडी क्या है, बहुत स्मार्ट है, वो एकदम से रोल्स दे देती है। जैसे ही थ्रो हो जाता है तो एकदम से रोल दे देंगे हमारे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स को, जो क्या करेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे पीछे से, ताकि मूवमेंट न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अब ऐसे ही मैं गया, मान लो मैं बॉलिंग करा रहा हूँ, भाग रहा हूँ, पीछे से मैं मोमेंटम गेन करके आ रहा हूँ, और मैंने रनअप लिया, जंप किया, और जैसे ही मेरा लैंडिंग, जो मेरा फर्स्ट फुट है वो लैंड किया, तो मेरा अमाउंट ऑफ फोर्स जो मैं इतनी देर से जनरेट करके आ रहा था वो सारा का सारा मेरे नी पे, मेरे एंकल पे पड़ने वाला है। मान लो मैं अगर वहीं पर रुक जाता तो क्या होता कि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते। रिएक्शनल फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, तो इसे 10 टाइम्स होते हैं, जितना आप लगा रहे हो ताकत उससे ज्यादा 10 गुना फोर्स आपके पांव पे पड़ रहा है। तो उससे न्यूट्रल करने के लिए बॉडी क्या करेगी, आपके ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स को भी काम देगी, ताकि वो भी फोर्स लगाए और ये दोनों फोर्सेस नलिफाई हो जाए। देखो दोनों तरफ से ताकत लगा रहे हो, बराबरी में हो, तो इसी तरीके से बॉडी पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ चेन ऑफ मसल्स को भी फोर्स लगाने को कहेगी, ताकि वो फोर्स को नलिफाई कर दिया जाए। ये काम हमारा न्यूट्रलाइजर रोल होता है, ठीक है ना। अब अगर हम थोड़ा और मूवमेंट लिटरेसी में जाते हैं, थोड़ा सा और स्पोर्ट्स की तरफ निकल जाए, तो आपने देखा होगा कि बॉलर का जितना अच्छा फॉलो थ्रू होता है उतना अच्छा उसकी इंजरी फ्री वो रहता है। जिसका फॉलो थ्रू अच्छा नहीं है वो प्रॉब्लम में आता है। फॉलो थ्रू भी इसी चीज का एक्सटेंशन है, ठीक है ना। जब आप भाग के आए बहुत तेजी से, आपने थ्रो किया, उसके बाद आपका फॉलो थ्रू, 1-2 कदम आप कैसे आगे जा रहे हो। अब उस फॉलो थ्रू से क्या होगा कि आप जो अमाउंट ऑफ फोर्स कैरी करके आ रहे थे उसको आप एकदम से नहीं रोक रहे हो, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स पे रिएक्शन फोर्सेस पड़ने थे वो कम पड़ेंगे और आप बच पाओगे। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजर रोल, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बहुत कॉमन एग्जांपल दिया है, इसको भी अगर समझ लेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। पेक्टोरल मेजर एंड लेटिसिमस डॉर्साई मसल, जब हम एडक्शन कर रहे हैं, एडक्शन को कमिंग क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, पास आना, जब पास आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आप देखो आपका पेक्टोरल मसल यानी पेक्टोरल मेजर भी और आपके जो लेटिसिमस डॉर्साई है यानी कि लैट्स मसल भी, ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं ताकि आपके फोर्स को नलिफाई कर दिया जाए,
ताकि आप नलीफाई कर दिया फोर्स को जा सके। ओके, तो ये काम हो रहा है। ऐसे ही जब हम एडक्शन ऑफ हिप करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। तो जो हमारे फ्रंट ग्रुप ऑफ मसल्स होंगे एंड पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स होंगे वो भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे, ताकि जो आपकी फोर्सेस है उसको नलीफाई कर दिया जाए। ठीक है जी, ये आज का टॉपिक है हमारा। अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा कुछ एडवांस रहा तो मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्लास में वो वाली क्लास को पढ़ेंगे और उसको भी हम उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, और आने वाली क्लासेस में हम और एडवांस चलेंगे। अभी तो बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो और एडवांस क्लासेस में चलने वाले हैं। और कोई भी तरह के एग्जाम की आपको तैयारी करनी है इससे रिलेटेड तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम पूरी की पूरी एक सीरीज वहां से स्टार्ट कर देंगे, किसी भी एग्जाम की हो सकती है वो, स्पेसिफिकली हमारी फिजिकल एजुकेशन से, स्पेसिफिकली हमारी एएस से, सीएससीएस से, या कोई भी तरह का एग्जाम जो हमारी फिजिकल एजुकेशन से रिलेट करता है। ठीक है ना, चाहे वो साई का, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई एग्जाम हो, या कोई एनआईएस का एग्जाम हो, या किसी भी चीज का एग्जाम है तो हम पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, कोई भी तरह की इशू नहीं है। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार सीखते रहें कुछ ना कुछ। कोई लर्निंग एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और जितना हम सीखेंगे उतना हमें नए क्वेश्चंस डराइव होंगे, क्योंकि एक चीज सीखते हैं तो दूसरी चीज के क्वेश्चंस हमें बढ़ते हैं, दूसरी चीज के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी जो है, क्यूरियोसिटी ही जनन है नई चीजों का, है ना। तो वो क्यूरियोसिटी आएगी तो नई चीजें जानेंगे, नई चीजें जानेंगे तो और नई चीजें क्वेश्चंस आएंगे, और नए क्वेश्चंस आएंगे तो उनको खत्म करेंगे। तो अल्टीमेटली हम अपने आप में बेटरमेंट की तरफ को बढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये मान लिया कि सब पढ़ लिया, सब समझ लिया तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाएगी। चलिए, बाय बाय।